तो हम रोटेशनल मोशन में थे और 1 to 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन में। इसमें आपको ना दो स्फीयर दिए हुए थे, ये ए और ये बी, और ये तुम्हें रेस्ट पे दिया था। ये वी से आगे आ रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, और सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है, और सेम मास है। और वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं। तो तुम्हें इसका पोस्टमार्टम करना है कि क्या होगा कोलिजन के बाद। तो सिंपल सी बात देखो कि इलास्टिक कोलिजन हो और इक्वल मासेस हो तो फिर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अच्छा, ओमेगा में उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आफ्टर कोलिजन अगर तुम देखोगे तो फिर ये तो ओमेगा से ही घूमता रहेगा, और वी इसको मिल जाएगी, बस हो गया, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बता। यस सर। समझ गए ना, इलास्टिक कोलिजन है और इक्वल मासेस है, तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है कि अगर मान लो स्फीयर्स में ना फ्रिक्शन दिया होता तब फिजिक्स थोड़ा सा अलग होती। जैसे देखो क्या होता कि जब वो टकराते हैं, हाँ, अगर इन दोनों के बीच में रफनेस दी होती, दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, दोनों के बीच में मान लो फ्रिक्शन दिया होता तो क्या होता, देखो ये ऐसे घूम रहा था, इधर को घूम रहा था, इसका मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो नीचे को होती, तो इसमें तो फ्रिक्शन लगता ऊपर, और इसमें फ्रिक्शन लगता नीचे। तो एक बात बताओ कि जो राइट हैंड साइड में स्फीयर है बी, उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या होता, एक ओमेगा भी मिल जाती ना, अगर मैं ओमेगा की बात करता तो क्या होता देखो। फिर इसको अगर तुम देखते तो इसको इधर को एक ओमेगा मिल जाती, ओमेगा बी कह लो, और इसकी जो ओमेगा होती वो कम हो जाती थोड़ा सा, मतलब जो ओमेगा ए होती वो लेस देन ओमेगा हो जाती। बताइए ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अगर दोनों के स्फीयर में फ्रिक्शन ना होता, दोनों स्फीयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना होता, तो आप ये देखो ना, ये वाला जो स्फीयर ए है इसकी वेलोसिटी नीचे को नहीं होती, बता, जो है ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे घूम रहा था, इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन इधर को आता ना, ये इसकी वेलोसिटी होती है ना नीचे को, तो इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शन इधर आता, तो इसको ऐसे घुमा देता, और ये वाला फ्रिक्शन क्या करता, एक ही एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर देता, कम कर देता। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर सर। अगर कंप्लीट स्मूथ है तो फिर केवल लीनियर वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी, लेकिन अगर दोनों स्पेयर्स के बीच में भी आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है तो फिर ए की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी थोड़ी कम हो जाएगी, और बी को एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी उसको। अब चलते हैं 17। ये क्यूब दिया हुआ है और इसकी साइड एल दे रखी है और ये बी से आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्स्टिकल है, ये भी हमने क्लास में किया हुआ है। तो ये जब ऑब्स्टिकल से टकराएगा तो ये इसके अबाउट घूम जाता है ना फिर,
तो तुमसे कहता है कि इसकी ओमेगा कितनी होगी, ये कहता है। समझ में आई बात? कि क्यूब एक ऑब्स्टिकल से टकराया ओ पॉइंट पे, तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि वो एकदम से क्या करेगा, उसके अबाउट रोटेट कर जाएगा। तो तुम्हें निकालने की कोलिजन के बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। अब सुनो, कोलिजन के टाइम पे ओ पॉइंट पे एक फोर्स या लीनियर इंपल्स लगेगा, और उस लीनियर इंपल्स का जो एंगुलर इंपल्स होगा वो ओ पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। तो इसका मतलब ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब ये हुआ कि अबाउट ओ, एल इनिशियल और एल फाइनल इक्वल होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं कंसेप्ट। कोलिजन के टाइम पे ओ पॉइंट पे क्यूब में एक फोर्स लगेगा या लीनियर इंपल्स लगेगा कह लो, उस फोर्स का टॉर्क कह लो या लीनियर इंपल्स का एंगुलर इंपल्स कह लो, ओ पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। तो इसका मतलब ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अब सुनो, इनिशियली केवल ट्रांसलेशनल मोशन था, तो इसका मतलब एल इनिशियल कौन सा वाला होगा, एल ट्रांसलेशन वाला होगा। और कोलिजन के जस्ट बाद वो रोटेशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब एल ये रोटेशन वाला होगा। अब ट्रांसलेशन में जो एल होता है वो एम वी आर परपेंडिकुलर होता है, और रोटेशन में जो एल होता है वो आई ओमेगा होता है। और हमें ओमेगा निकालना था, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी एम वी आर परपेंडिकुलर अपॉन आई आ जाएगी। अब आर परपेंडिकुलर क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी ना आर परपेंडिकुलर, एल बाई टू होगी। ये तो हो गई एल बाई टू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ओ के अबाउट निकालना पड़ेगा, और ओ के अबाउट क्या होगा देखो, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये एम एल स्क्वायर बाई सिक्स होता है क्यूब के केस में, ध्यान रखना। अब इसमें ये तुम आर ये और ऐड कर दोगे, स्मॉल एम लिया है, चलो स्मॉल एम ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई सिक्स प्लस एम आर स्क्वायर। और इसमें जो आर आएगा वो तुम्हें दिख ही रहा होगा, डायगोनल का हाफ होगा, तो डायगोनल हो गया रूट टू एल, और उसका हाफ करना है अपॉन टू आ गया, बस हो गया। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सर। टकराते समय ओ पॉइंट पे एक फोर्स या लीनियर इंपल्स लगेगा, उस फोर्स का टॉर्क कह लो या लीनियर इंपल्स का एंगुलर इंपल्स ओ पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। इसका मतलब ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले ट्रांसलेशनल मोशन था तो एल ट्रांसलेशनल वाला होगा, बाद में प्योर रोटेशनल मोशन है तो एल रोटेशन वाला होगा, और एल ट्रांसलेशन होता है एम वी आर परपेंडिकुलर, और एल रोटेशन होता है आई ओमेगा। तो यहां से हम ओमेगा फाइंड करेंगे। और आर परपेंडिकुलर तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास का देखा जाता है ना, आर परपेंडिकुलर इसका देखा जाता है। तो ओ के अबाउट वो एल बाई टू होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ओ एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हो गया एम एल स्क्वायर बाई सिक्स, और उसमें एम आर स्क्वायर ऐड कर दोगे। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन। ये तुमने एक रिंग बना दी, इसकी लेंथ तो है एल, और मास पर यूनिट लेंथ ये रो दिया हुआ है। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है, आई कितना होगा।
अब सुनो, रिंग दे रखी है, ध्यान रखना। इस एक्सिस के अबाउट mr² बाई 2 होता है, और ये r है। इसमें mr² और ऐड कर दोगे तो हमारा जो i आएगा वो 3/2 mr² होता है। अब इसमें से m कितना होगा, ρ × l के इक्वल होगा ना। अब चलते हैं रेडियस। तो ये बताओ कि l की जो वैल्यू है 2πr के इक्वल होगी ना। यस सर। तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी l/2π। ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। उस एक्सिस के अबाउट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 3/2 mr² होता है। उसमें से मास तो हो गया ρ × l, और रेडियस को आप लिखोगे, l की वैल्यू 2πr हो गई तो वहां से रेडियस निकाल लेंगे। चलो, अब चलते हैं 19th। ये एक वायर फ्रेम दे रखा है, और ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, और यहाँ पे दो रिंग्स ना धीरे धीरे नीचे आ रही हैं, और सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है। इसका भी पोस्टमार्टम करना है कि क्या चीज बढ़ेगी, क्या चीज कम होगी, एंड सो ऑन। अब सुनो, स्मूथ सरफेस दे रखी है सारी की सारी, तो ऑब्वियस सी बात है जो मैकेनिकल एनर्जी होगी ये तो कांस्टेंट रहेगी। और तुम देख रहे हो कि ये मास दूर जा रहा है बेटा, नहीं है मास दूर जा रहा है एक्सिस से, यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और ऐसे केसेस में तुम जानते हो एंगुलर मोमेंटम या फिर आई ओमेगा ये कांस्टेंट रहता है। और आई बढ़ रहा है इसका मतलब ओमेगा क्या होगा, कम होगा। क्यों, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो l² / 2I होगी ना। जैसे काफी हद तक वो ये होता है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी p² / 2m होता है। उसी टाइप से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, l² / 2I होगी। अब इस वाले में तुम देखो कि l की वैल्यू तो कांस्टेंट है, और I की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज करेगी, बस हो गया। समझ में आ गया। यस सर। सारे सरफेस स्मूथ हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मास एक्सिस से दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। और ऐसी सिचुएशंस में तुम जानते होगे एल या आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है। आई बढ़ रहा है तो ओमेगा कम होगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी l² / 2I होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी p² / 2m होती है। अब इसमें एल तो कांस्टेंट है, आई बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब चलते हैं 20th। ये क्वेश्चन पिछले उसमें भी रिपीट हुआ है। ये क्यूब है, इसकी साइड एल है, और यहाँ पे तुम्हें एफ लगा है। तो आपसे कहता है कि एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये टॉपल कर जाए। और ये कह रहा है कि ये टॉपल कर जाए
तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब सफिशियंट फ्रिक्शन है, स्लाइड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना टॉपल कर रहा है तो इसका मतलब स्लाइड नहीं जी कर रहा सर। है। तो टॉपल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इस एक्सिस के अबाउट करेगा ना, ये समझ में आ ही रहा होगा, इसके अबाउट जी करेगा। सर। और टॉपल करने से जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच जाती है, ये नॉर्मल रिएक्शन ये हो गई। और सफिशियंटली रफ है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी खूब है हमारे पास, फ्रिक्शन इधर लग गया। और mg तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सेंटर पे लगेगा। अब O के अबाउट इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। और अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, और mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब अबाउट O, टॉर्क ऑफ F इट शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ mg। और F का टॉर्क कितना हो गया, F इंटू एल आ गया। और mg का टॉर्क कितना हो गया, mg इंटू ये डिस्टेंस l/2 आ गई, l/2। इसका मतलब F शुड बी ग्रेटर देन mg/2, या F की जो मिनिमम वैल्यू है वो mg/2 आ गई बस हो गई। ओ पॉइंट के अबाउट आपसे कह रहा है कि टॉपल करना है, इसका मतलब मान के चल रहा है कि फ्रिक्शन सफिशियंट है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है। बस हमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि टॉपलिंग करने से जस्ट पहले नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच जाती है। तो ओ के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों का टॉर्क जीरो होगा। अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, और mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और अगर मुझे टॉपल करवाना है तो फिर अप्लाइड फोर्स का जो टॉर्क होना चाहिए वो mg के टॉर्क से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बस हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं 21। ये क्वार्टर डिस्क है, और इसका मास है m और रेडियस है r। इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें निकलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसको मैंने वैसे क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि अगर मैं पूरी की पूरी डिस्क ले लेता मान लो, इसका मास 4m होता ना। अगर मैं पूरी डिस्क लेता तो 4m होता। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता पूरी डिस्क का बताओ, आई ऑफ होल डिस्क, 4 mr²। हाफ, नहीं, 4m × r², हाफ mr² होल डिस्क का। यस। लेकिन मुझे आई 1/4 का निकालना था, बस हो गया सिर्फ। तो उसको भी तुम 1/4 कर दोगे ना फिर जो है, नहीं है, 1/4 कर दोगे तो हाफ 4m × r² अपॉन 4 कर दो, तो वही आ जाता है फॉर्मूला, हाफ mr² आ जाता है बस हो गया। तो ये मैंने क्लास में भी एक कंसेप्ट दिया था कि तुम सीधे सीधे ये भी कर सकते हो इसको ना, सिंपल ये होता है कि तुम सीधे पूरी डिस्क का मास ही m मान लो, बस हो गया। 4m मत मानो, m ही मानो, और निकाल दो ये कितना आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा, बस हो गया। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हाफ mr² होगा ना, तो वही आंसर आ जाता है। ये भी एक तरीका होता है कि आपने पूरी डिस्क का मास ही m मान लिया और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दी, वो आंसर हो गया। और उसके पीछे रीजन काफी हद तक क्लियर है कि एक्चुअल मेथड में आप क्या कर रहे हो, पहले मास को 4 टाइम्स कर रहे हो और लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिर 1/4 कर दे रहे हो, तो बात तो वहीं रहेगी ना भाई। एक्चुअल मेथड तो ये है ना, देखा जाए तो ये बताओ, एक्चुअल मेथड तो ये है। इसमें तुम क्या कर रहे हो बताओ, मास को पहले 4 टाइम्स कर रहे हो और उसके बाद लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 1/4 कर रहे हो, तो वहीं तो रह गए आप।
भाई आप ना तो मास को 4 टाइम्स करो और ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 1/4 करो, तो बस सीधे पूरी डिस्क का वैसे ही फॉर्मूला निकाल दो ऐसा जो है। तो ये भी एक तरीका होता है गलत जो है। और अदरवाइज तो फिर नहीं समझ में आ रहा तो यही कर दो, बस हो गया कि मास को पहले 4 टाइम्स करो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 1/4 कर दो। नेक्स्ट है 22। ये एक डिस्क है और ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, और यहाँ पे ना एक कॉर्ड है कोई, यही मान लो चलो, ये कॉर्ड है। अब इसमें एक टॉर्टॉइस इधर को चल रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट होके वो यहाँ पहुंच जाता है। तो तुम्हें ओमेगा वर्सेस टी का एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना था। अब सुनो, अब ये बताओ कि जो टॉर्टोइज है वो पहले एक्सिस की तरफ आ रहा है ना, यस सर। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो ओमेगा बढ़ता है ना, क्योंकि आई ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? पहले जो इंसेक्ट है या टॉर्टोइज है कुछ भी कह लो, वो एक्सिस की तरफ आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा पहले बढ़ेगा, और फिर वो एक्सिस से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, बस हो गया, ये कह लो। तो ओमेगा नॉट से स्टार्ट हुआ था और फिर लास्ट में ओमेगा नॉट पे ही पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात? कि मास पहले एक्सिस की तरफ आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा बढ़ेगा, और फिर मास एक्सिस से दूर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा फिर कम होगा, वहीं पर पहुंच जाएगा। अब तुम थोड़ा सा ये पूछ सकते हो कि भाई स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ली, वाई नॉट स्ट्रेट लाइन? तो पूरा चलो डिटेल तो नहीं करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ mr² टाइप का होता है, आर में ही कुछ चेंज आ रहा होगा, तो ये पैराबोलिक टाइप का नहीं लग रहा है? यस सर। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा ना, पक्का है? क्यों? पैराबोलिक टाइप का होगा। नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ रहा है, उसीलिए तो ये सब कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता जो है। तो ऑब्वियस सी बात है पैराबोला टाइप का होगा जो है। ठीक। उसके बाद 23rd। ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक बॉडी ऊपर को रोल कर रही है, रोलिंग। तो इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछी थी, बस और कुछ नहीं पूछा था। तो लास्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर को होता है, बस हो गया। लास्ट लेक्चर में एक बार देख लेना, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर होता है। बॉडी नीचे को रोल करे या बॉडी ऊपर को रोल करे, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर को होता है। इसका मतलब जो ए होता है वो हमेशा नीचे को होता है, लेकिन जो एल्फा आता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है ना, इसमें ए की वैल्यू नीचे और अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज आती है, क्योंकि ये अल्फा किसकी वजह से आ रहा है, फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से आ रहा है ना। समझ में आ रहा है ना, फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से अल्फा आ रहा है, तो हमेशा ए और अल्फा इसी डायरेक्शन में होंगे, ये ध्यान रखना। रोलिंग चाहे ऊपर चल रही हो या फिर रोलिंग नीचे को चल रही हो, ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है मैंने। अब चलते हैं 24th।
आपसे कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट रहेगा? अबाउट विच पॉइंट? इच कांस्टेंट। तो ये भी काफी हद तक बिल्कुल प्लेन रिजल्ट पे बेस्ड है। ये तुम जानते हो कि सेंटर के अबाउट रहता है कंजर। ये जो रहता है सेंटर के अबाउट रहता है। रीजन देखो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर परपेंडिकुलर होता है ना। अब ये बताओ, एम की वैल्यू फिक्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी की वैल्यू फिक्स है, आर परपेंडिकुलर किस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट रहता है ये बताओ? अबाउट सेंटर कांस्टेंट है। टीएम समझ में आ रहा है? यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन है वो। ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है, लेकिन वैसे ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए एम बी आर परपेंडिकुलर लूंगा। समझ गए ना, एम बी आर परपेंडिकुलर लूंगा। अब एम की वैल्यू तो फिक्स है, वी की वैल्यू फिक्स है, तो ऑब्वियस ही बात है आर परपेंडिकुलर किस पॉइंट के अबाउट फिक्स रहेगा? वो सेंटर के अबाउट फिक्स रहेगा। तो इसलिए सेंटर के अबाउट कंजर्व रहता है। अब चलते हैं 25th। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है, तुम जानते हो, इसमें एक बच्चा है और ये घूम रहा है, और इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के दे रखी है। अब तुमसे कहता है वो अपने हाथ स्ट्रेच कर लेता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डबल कर देता है। तो नई काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? समझ में आ गया? एक टेबल में एक यस। बच्चा खड़ा हुआ है और वो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें के दे रखी है। फिर वो हैंड्स स्ट्रेच करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और वो डबल हो जाती है। तो के आर डैश कितनी होगी? तो फिर से वही लगाते हैं, देखो, के आर, अभी जो मैंने तुमसे कहा था एल स्क्वायर बाई टू आई होगा ना। और ऐसी सिचुएशंस में एल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। क्यों? इस टाइप की प्रॉब्लम्स में एल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब के आर, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आई हो गया। तो अगर आई को तुम डबल कर देते हो, क्यों, आई को अगर तुम डबल कर देते हो तो के आर की वैल्यू क्या रह जाएगी बताओ? हाफ रह जाएगी बस हो गया। इसका मतलब के आर डैश वो के आर बाई टू के इक्वल हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, सिंपल। क्लियर सर। ठीक है। उसके बाद 26। ये भी हमने क्लास में किया हुआ है। ये डिस्क है और ये प्योर रोल कर रही है, और इसमें तीन पॉइंट्स दिए थे, वन, टू और थ्री। तो तुम्हें स्पीड का वो निकालना था कि कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा है, कौन सी स्पीड सबसे कम है, एंड सो ऑन। प्योर रोल कर रहा था। तो प्योर रोल के केस में तुम्हें याद होगा कि हम इसको
प्योर रोटेशनल मोशन मान लेते हैं इस पॉइंट के बाद। ये प्योर रोलिंग है, हाँ, रोटेशन नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। ये प्योर रोलिंग है। तो ये तुमने क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्योर रोलिंग के केस में इसके अबाउट हम प्योर रोटेशन में मान लेते हैं। और प्योर रोटेशन में किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा होती है। आर ऑब्वियस सी बात है उस एक्सिस से वो होगी ना, डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की। अब ओमेगा की वैल्यू तो फिक्स है सारे पार्टिकल्स के लिए, सारे पॉइंट्स के लिए। तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू आर हो गया फिर। तो जिसकी वहां से डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा कि R3 R2 से ज्यादा है, R2 R1 से ज्यादा है। इसका मतलब V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, ये बनेगा, बस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर मेरे को मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये हो गई, ये 1 है, ये ओमेगा हो गई, ये आर आ गई मान लो। तो ये V1 जो आएगी, ये R1 ओमेगा हो जाएगी, बस हो गया। ये 90 डिग्री पे होगा बिल्कुल। ये सब क्लासेस में पढ़ा रखा है मैंने, ध्यान रखना कि प्योर रोलिंग के केस में तुम बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन में मान सकते हो, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। और प्योर रोटेशनल मोशन में किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो आर ओमेगा होती है। अब ओमेगा सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगी, लेकिन आर की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होगी। तो आर की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं 27। ये हम समझ में आ रहा है। यस सर। ये एक डिस्क है, इसकी रेडियस आर है और मास 9m है। और यहां से तुमने एक इतना पोर्शन कट कर दिया और इसकी रेडियस r/3 है। तो इसका बिल्कुल जो सेंटर है, मतलब इतना रह गया फिर। तो इसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कितना होगा। अब सुनो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये ऐसे नहीं होगा आई टोटल माइनस आई कैविटी। ये होगा ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टोटल का यस सर। मोमेंट माइनस आई कैविटी होगा। अब टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो तो डिस्क है, हाफ 9m इंटू आर स्क्वायर। अब आई कैविटी का कितना होगा देखो, आई कैविटी का अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, पहली बात तो पहले तो होगा हाफ एम कैविटी इंटू R/3 का स्क्वायर प्लस एम कैविटी इंटू ये जो भी डिस्टेंस है आर कह लो, आर स्क्वायर। बताइए क्लियर है कि नहीं है। क्लियर सर। समझ गए ना, जो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक, वो होगा टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। और कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट जो होगा वो हाफ एम आर स्क्वायर होगा पहली बात तो। और उसमें फिर एम आर स्क्वायर और ऐड कर दोगे। अब सबसे पहले चलते हैं स्मॉल आर क्या है। पूरे की रेडियस आर है, उसमें से R/3 मैंने माइनस कर दिया देखो, तो ये R माइनस R/3 आएगा। यस सर। समझ गए ना, अगर स्मॉल आर देखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे की रेडियस आर है उसमें से R/3 माइनस कर दिया। अब आता है एम कैविटी क्या होगा।
अब आप देखो यहाँ पे जो मास है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और एरिया प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है, क्यों? यस। इसका मतलब एक तरीके से मास प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो अब मेरे को बताओ कि अगर मैं यहां पे देखता हूं, आर स्क्वायर का जो मास है वो 9m दिया हुआ है। इसका मतलब आर स्क्वायर बाई 9 का जो मास होगा वो सिर्फ m रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बता। यस। समझ में आ गया? यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो जो मास है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और एरिया प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर का मास 9m दिया हुआ है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर बाई 9 का मास कितना दिया होगा, m होगा। तो यहाँ पे जो m कैविटी तुम लिखोगे वो फिर m के इक्वल आ जाएगा, बस हो गया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 28th। तो मैंने सर्कुलर मोशन में ये कह रहा है कि स्पीड कम हो रही है। फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, दूसरा एक्सीलेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर है, तीसरा वो कहता है स्पाइरल पाथ ले रहा है, और लास्ट आपसे कहता है कि डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर वो फिक्स है। ये 4 ऑप्शंस दिए थे। इसमें पहले 3 ऑप्शन देखो गलत हैं, ये सही है। स्पाइरल पाथ तो वैसे ही गलत समझ में आ रहा होगा, भाई कह ही रहा हो सर्कुलर मोशन है तो स्पाइरल पाथ कहाँ से हो गया, क्यों? ठीक है। अब एल कांस्टेंट क्यों नहीं है वो देखो। मैंने तुमसे कहा था पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन ले रहा है तो उसका एक तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन है, और ट्रांसलेशनल मोशन में जो एल होता है वो एम वी आर परपेंडिकुलर होता है। अब ये बताओ वी की वैल्यू चेंज हो रही है, तुमसे कह रहा है ना वी कम हो रहा है बेटा जो है, तो एल भी तो चेंज होगा। ये तो एक बच्चों वाली बात होगी ना। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मोशन में पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। पार्टिकल का होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ये 28 है, कौन सा है, 29th है? 28th है ना, हाँ। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो एल के लिए एम बी आर परपेंडिकुलर लोगे, तो वी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया। अब एक्सेलेरेशन वाली बात आ जाए। अब तुम ये बताओ कि अगर मान लो ये वेलोसिटी है, तो स्पीड कम हो रही है, तो इसके एक्सेलेरेशन में दोनों कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक तो टेंजेंशियल भी आ जाएगा और एक रेडियल भी आ जाएगा। तो इनका जो नेट एक्सेलेरेशन आएगा वो इधर को आ जाएगा, बस हो गया। तो ये सेंटर की तरफ कहाँ है जरा बताओ, नॉट टूवर्ड्स सेंटर, क्यों? यस सर। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को मैंने वेलोसिटी के अपोजिट इसलिए बनाया बिकॉज स्पीड कम हो रही है पहले जो है, ठीक। अब डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर क्यों फिक्स होती है? जैसे तुम ये देखो कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, v1 है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर को मान लो v2 हो गई, ऑब्वियस सी बात है v2 लेस देन v1 होगी। तो दोनों जगह पे अगर तुम स्क्रू लॉ लगाओगे तो जो एल वेक्टर है वो क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है, जरा देखना।
स्क्रू लॉ अप्लाई करके देखो। तो स्क्रू लॉ अप्लाई करोगे तो एल वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? क्रॉस डायरेक्शन में आएगा। तो इसकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज उनको सही करनी चाहिए थी। एक्चुअली जो एंगुलर मोमेंटम कह रहा है ना बेटा, ये हमेशा सेंटर के अबाउट ये वर्ड और लिखता तो और ज्यादा बेटर रहता। समझ में आ रहा है? जो भी मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, किसके अबाउट बात कर रहा हूँ? सेंटर के अबाउट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यस। सेंटर अबाउट एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या है? फिक्स है ना। तुम्हें फिगर में दिख रहा होगा क्रॉस डायरेक्शन आ रही है, बस हो गया। ये है। अब चलते हैं नाइन्थ, 29th। पहले एक सॉलिड स्फीयर था, हाँ? इसका मास था m और रेडियस थी r। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो आई दे रखा था। अब तुमने इसको मेल्ट किया और एक डिस्क बना दी, और इस टाइप से बना दी। और इसकी रेडियस r है और इसकी थिकनेस t है। तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही है। तो तुमसे कहता है स्मॉल r कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक सॉलिड यस स्फीयर, सर। उसका मास m था और रेडियस कैपिटल R थी, और सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था। तुमने उसको मेल्ट करके एक डिस्क में कन्वर्ट कर दिया। उस डिस्क की रेडियस स्मॉल r है, थिकनेस t है, और जो एक्सिस मैंने दिखा रखी है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही रहता है। तो स्मॉल r क्या होगा? अब एक सिंपल सी बात है कि जब तुमने मेल्ट करके डिस्क बनाई तो मास तो इसका भी m ही रहेगा ना। मास में थोड़ी चेंज होगा। नहीं है, मास तो इसका भी m ही रहेगा। अब ये यस बताओ, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये 2/5 mr² होता है ना। और ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए बेटा फिर। ये 3/2 mr² होता है। वो देखो ना, ये वाला जो ये होता था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ? ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। और इसमें ये mr² और ऐड करोगे, क्यों? तो वो 3/2 mr² होगा। यहाँ से m और m हो गए कैंसिल। यहाँ से r फाइंड कर लेना बस। समझ में आई बात? क्लियर सर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr² और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3/2 m r²। दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो अभी ऐसी बात है आर निकालो। मतलब इसमें थिकनेस फिकनेस का कोई वो नहीं था, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है ना, थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये सफिशियंटली रफ सरफेस है। जब भी वर्ड सफिशियंटली रफ दिया होता है तो इसका मतलब प्योर रोलिंग चल रही होती है, ध्यान रखना। अब यहां से एक बॉडी प्योर रोल करते हुए ऊपर जा रही है। ये प्योर रोल कर रही है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी v दे रखी थी। तो तुमसे कहता है ये जो मैक्सिमम हाइट जाती है वो जाती है 3v² अपॉन 4g। तो ये कौन सी बॉडी हो सकती है? तीन चार ऑप्शन दिए थे, जैसे डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, इस टाइप से तीन चार ऑप्शन दिए थे। उसमें से कौन सी बॉडी होगी ये तुमसे पूछा हुआ था, ठीक। अब सुनो, सफिशिएंटली रफ में प्योर रोलिंग होती है पहली बात तो। और प्योर रोलिंग में वर्क डन बाई फ्रिक्शन ये 0 होता है। और इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है ना।
बताओ, यस। कंसेप्ट याद आ गया कि नहीं आ गया? सफिशिएंटली रफ है तो प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग में वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होगा, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक। तो अब सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो mgh में कन्वर्ट हो रही है। क्यों? नहीं, यस सर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो रही है। ट्रांसलेशनल तो हो गई हाफ mv स्क्वायर, प्लस रोटेशनल हो गई हाफ आई। ओमेगा स्क्वायर होता, लेकिन ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर होती। प्योर रोलिंग चलिए ना, बिकॉज इसका स्क्वायर इक्वल टू एम जी। एच हो जाता 3v स्क्वायर अपॉन 4g। बता, कैलकुलेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो mgh के इक्वल होती तो ये हो जाता। तो यहां से तुम आई निकाल लेना, बस हो गया। और कुछ नहीं करना तुमसे, आई निकाल लेना। और आई को देख करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जैसे आई की वैल्यू मान लो अगर mr स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब रिंग रही होगी। आई की वैल्यू अगर मान लो हाफ mr स्क्वायर आती है, तो फिर वो या तो डिस्क रही होगी, या फिर हो सकता है सॉलिड सिलेंडर हो, जो भी ऑप्शन दिया होगा, सॉलिड सिलेंडर एंड सो ऑन। समझ में आ गया कंसेप्ट? कि अगर सफिशिएंटली यस सर। करता है तो प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग में वर्क डन बाई फ्रिक्शन जीरो होगा, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलके किसके इक्वल होंगी? mgh के इक्वल होंगी। ट्रांसलेशनल तो चलो हाफ mv स्क्वायर हो गई, और रोटेशनल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा को रखोगे v अपॉन आर, क्योंकि प्योर रोलिंग चल रही थी। इक्वल टू mgh रख देना, वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तुम्हें पता चल जाएगा बॉडी कौन सी है। ठीक। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम में। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू।